गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रेजिस्टेंस। तो देर किस बात की है, चलो स्टार्ट करते हैं। दरअसल इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर ट्रिप पर जाना चाहते हो। आप गए, आपने सोचा मम्मी को पटा ले तो काम बन जाएगा। लेकिन जब आप मम्मी के पास परमिशन लेने गए तो उन्होंने कहा कि घर में जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी है, अरे मतलब जो आपके पापा हैं, जाओ उनसे परमिशन लो। अगर वो परमिशन दे दें तो तुम जा सकते हो। और ये जो बड़ी मूंछों वाला आदमी है ना, ये किसी भी घर में परमिशन देता ही नहीं है। ना मेरे पापा देते थे, ना आपके पापा देंगे। तो जब आप अपने पापा से बाहर ट्रिप पर जाने की परमिशन लेने जाओगे तो वो क्या करेंगे? वो आपके बाहर जाने के डिसीजन को अपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे या उसको रेजिस्ट करेंगे, है ना। तो रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अपोज करना, किसी भी चीज का विरोध करना। बस इसी से हम रेजिस्टेंस भी समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस भी किसी भी कंडक्टर या वायर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो कंडक्टर अपने थ्रू करंट के फ्लो का अपोज करता है, करंट के फ्लो का विरोध करता है। जी हाँ, जिस तरीके से आपके पापा नहीं चाहते थे कि आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं, ठीक उसी तरीके से कंडक्टर या वायर भी नहीं चाहती है कि उसके थ्रू करंट फ्लो करे। इसीलिए वो करंट के फ्लो का अपोज करती है और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चलो आओ पढ़ के देख लेते हैं। The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. Right? ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, आप ओम्स लॉ से पढ़कर आ रहे हैं कि जो वोल्टेज V है वो करंट I मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R के बराबर होता है। यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस R का वैल्यू निकालूं तो R इज इक्वल टू वोल्टेज V अपॉन करंट I आएगा। और ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि बाबू भैया इसमें से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब देखो, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जिस तरीके से करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, जिस तरीके से वोल्टेज की एसआई यूनिट वोल्ट होती है, ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। ओम का सिंबल ये होता है, देख लो कुछ ऐसा होता है ओम का सिंबल। ठीक है, तो अगर मुझे बोलना है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा 4 ओम। क्लियर टू यू? अब आगे आ जाइए और देख लेते हैं 1 ओम का डेफिनेशन, जो कि कई बार आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है। तो बस इसको भी हम रटेंगे नहीं, हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे जिससे कि हम अपने वर्ड्स में बनाकर एग्जाम में आराम से लिखा है। तो देखो यहाँ लिखा है कि जो रेजिस्टेंस R है वो वोल्टेज V अपॉन करंट I है। भाई ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया ना हमने। अब अगर हम वोल्टेज V की जगह 1 वोल्ट रख दें, करंट I की जगह 1 एम्पियर रख दें, तो हमारा इस साइड ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन बॉक्स में लिखा है यही तो 1 ओम का डेफिनेशन है। देखो नीचे लिखा है when the potential difference across the conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere then the resistance across it is 1 ohm। कह रहा है कि जब किसी भी कंडक्टर या वायर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तब उसका रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर आएगा। तो इसमें याद करने वाली कौन सी चीज है? समझ के आराम से लिख दोगे। और ये अक्सर पूछा भी जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जी हाँ, वायर या कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है उस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम रेजिस्टेंस को R से और लेंथ को L से रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब ये है कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और अगर हम कंडक्टर की लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाने से दूसरा भी घट जाएगा। ये इसी का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। अब देखिए सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है कि भाई वायर का एरिया कितना है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा है। अगर रेजिस्टेंस को R से, एरिया को A से रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम वायर का एरिया बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा
और अगर हम वायर का एरिया घटा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक को घटाने पे दूसरा बढ़ेगा, एक को बढ़ाने पे दूसरा घट जाएगा। इसी का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। थर्ड और इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। हमारा वायर या कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पर भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ दिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर is 60 times the resistance of copper wire of same length and area of cross section। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं दो वायर्स ले लूं, दोनों का लेंथ भी सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है, तो ये दोनों फैक्टर्स को हम अकाउंट में नहीं लेंगे। लेकिन ये दिया है कि एक वायर अगर कॉपर की बनी है और दूसरी वायर नाइक्रोम की बनी है, तो जो नाइक्रोम से बनी हुई वायर है उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज्यादा होगा कॉपर से बनी हुई वायर का। तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर पर उसके नेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके रेजिस्टेंस पर उसके नेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलस्ट्रेट विद एग्जांपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो उसमें आपको यही वाला एग्जांपल देना है, तो ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बाबू भैया लास्ट है हमारा टेम्परेचर। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो कह रहा है कि जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो उसके टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और टेम्परेचर को घटाने से रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो ठीक है मेरे चांद सितारों, हमने देख लिया कि किस तरीके से रेजिस्टेंस चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।